नमस्कार। वॉशिंग पाउडर निरमा का विज्ञापन आपके दिमाग में अक्सर आता होगा, लेकिन अब ईडी एक ऐसा वॉशिंग पाउडर है जिससे सब कुछ साफ हो जाता है। छगन भुजबल, अजित पवार और अब प्रफुल्ल पटेल, यह तीनों नेता ईडी के राडार पर लंबे समय से थे। आपको याद होगा, छगन भुजबल जेल काट कर आए थे। लगभग 2 साल की जेल की सजा उन्होंने आरोप के दौरान ही भोग ली, और जैसे ही जेल की सजा भोग कर आए और शरद पवार से विद्रोह किया, उसके बाद से सारे मामले एक एक करके गायब होते गए। छगन भुजबल के खिलाफ तो बड़ा मजेदार मामला है, आपको जानना चाहिए। ईडी ने अदालत को बताया कि जो याचिका की अर्जी उन्होंने लगाई थी, वो याचिका की अर्जी गुम गई है। जी हाँ, ईडी ने कहा अदालत में कि जो याचिका उन्होंने छगन भुजबल के खिलाफ लगाई थी, वो याचिका नहीं मिल रही है, और इस तरह वो केस बंद हो गया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, बेनामी संपत्ति का मामला था। इसी तरह अजित पवार पर भी बहुत सारे मामले थे। अजित पवार पर मामलों को कौन आगे बढ़ा रहा था? अजित पवार पर भ्रष्टाचार के सारे मामले बीजेपी के किरीट सोमैया लगा रहे थे, जिनकी कुछ समय पहले तक एक ऐसी छवि मीडिया द्वारा बनाई गई थी जो भ्रष्टाचार के मामले उजागर करते थे, जब तक बीजेपी पूरे देश में विपक्ष में थी। जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, किरीट सोमैया ने यह काम बंद कर दिया। अब वह कौन सा काम कर रहे हैं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो किरीट सोमैया ने कहा था कि अजीत पवार का वित्तीय कारोबार अद्भुत है। अजीत पवार पर 200 करोड़ रुपए के आसपास का मामला आयकर विभाग ने बताया था, बेनामी संपत्ति के मामलों में। और सिंचाई घोटाला आपको याद होगा, जिसे खुद बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल हैं, समय समय पर उन पर निशाना कसते रहते थे, शिकंजा कसते रहते थे। लेकिन उन्होंने भी शरद पवार से बगावत करने के बाद ईडी से मुक्ति पा ली। अब इस कड़ी में सबसे जरूरी नाम प्रफुल्ल पटेल। आपको याद होगा कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे मामले हैं। यह जो मामला सामने आया है, यह मामला एयर इंडिया और एयरलाइंस के मर्जर का मामला है। इसमें विदेशी विमान खरीदने का मामला है, एयरबस खरीदने का मामला है, और साथ ही साथ उन पर एक ब्रोकर के साथ मिलकर के निजी एयरलाइंस के मार्ग बदलने में एयर इंडिया को नुकसान पहुंचाने का मामला है। ईडी ने स्पेशल कोर्ट को बताया था कि कैसे प्रफुल्ल पटेल ने एक ब्रोकर दीपक अग्रवाल के साथ मिलकर इस पूरे मामले में एयर इंडिया को नुकसान पहुंचाया। दीपक तलवार को दुबई से 2019 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब सीबीआई ने इस पूरे मामले पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। प्रफुल्ल पटेल पर दूसरे भी मामले चल रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल पर अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची से जुड़ा हुआ मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, और विदेशी मुद्रा में लेन देन का मामला है, और दूसरे वित्तीय अनियमितता के मामले हैं। जिस तरह से सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट आज दाखिल की है, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रफुल्ल पटेल पूरी तरह से साफ होकर, उजले होकर सामने आएंगे। तो आप देखिए कि ईडी की वॉशिंग मशीन कैसे काम कर रही है। ईडी की सारी गाज उन्हीं पर है जो विपक्ष पर हैं, जो आवाज उठा रहे हैं। जैसे ही नेता अपना दल बदलता है, ईडी की गतिविधि एकदम बदल जाती है। जैसे आपने छगन भुजबल के मामले में देखा कि ईडी ने अदालत को बताया कि उनसे याचिका की अर्जी ही गुम हो गई है। अब आप सोचिए कि याचिका की अर्जी एक मजाक बन गया है, ईडी की पूरी कार्रवाई एक मजाक बन गई है। जब इतनी बड़ी जांच करने की एजेंसी अदालत में कह दे कि याचिका ही उनसे गुम गई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किसके इशारे पर काम कर रहे होंगे। आपको देखना चाहिए कि कैसे झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन पर पूरा मामला बनाया गया, और आजकल हेमंत जेल में हैं। फिर अगली कड़ी में अरविंद केजरीवाल आते हैं, और अरविंद केजरीवाल पर जो सरकारी गवाह बने, आप जानते हैं कि कैसे वो
अरबिंदो फार्मा कंपनी बीजेपी को चंदा देती है और कैसे उसके मालिक सरकारी गवाह बन जाते हैं। तो एक संदेह पैदा करने के लिए सारी गतिविधियां आसपास में हमारे हैं और इसकी विस्तृत रिपोर्टिंग कुछ जगहों पर आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने खुद अदालत में अपनी पैरवी की और उन्होंने सभी आरोपों पर सिलसिलेवार तरीके से अपनी सफाई दी और उन्होंने कहा कि अगर वह कोई आरोप आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर लगाएं तो क्या उन दोनों को भी जेल में डाला जा सकता है। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है, उसका साफ संकेत यही है कि आपको बीजेपी में शामिल होना होगा। अगर आप बीजेपी में शामिल होते हैं तो ही आप ईडी से बच सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी तरीके के मामले हमने मध्य प्रदेश में देखे, बिहार में देखे कि जैसे ही नेता बीजेपी में शामिल होते हैं, जैसे ही नेता एनडीए में शामिल होते हैं, पूरी की पूरी कार्रवाई बदल जाती है। आपको वो तस्वीर बार बार देखनी चाहिए जिसमें असम के नेता बेंजामिन, जो कि असम सरकार में बीजेपी के सहयोगी हैं, किस तरह से नोटों की शैया पर लेटे हुए हैं। अभी तक ईडी उनके घर नहीं पहुंच सकी है। तो इससे ये साबित होता है कि ईडी विशुद्ध रूप से राजनीतिक उद्देश्यों के पीछे काम कर रही है, उसकी मंशा कुछ और है, कानून का केवल सहारा लिया जा रहा है। अब बात कांग्रेस को मिले आयकर के नोटिस पे। कांग्रेस के खाते पहले ही फ्रीज किए जा चुके हैं, चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, बीजेपी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है और कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं को देने के लिए पैसे नहीं हैं, जिसके बारे में खुद राहुल गांधी ने कहा। और अब सुनिए कि अजय माकन इस नोटिस के बारे में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे हाथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 29C ये हर पॉलिटिकल पार्टी के ट्रेजरर को बताता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को किस फॉर्मेट के अंदर जो डोनेशंस उसको आई हैं वो डोनेशंस को इलेक्शन कमीशन को और इनकम टैक्स को देना होता है, सेक्शन 29C। और जो एग्जेम्पशन मिलती है इसका सेक्शन 29C का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि where the treasurer of any political party or any other person authorized by the political party in this behalf fails to submit a report under subsection 3, then notwithstanding anything contained in the Income Tax Act, such political party shall not be entitled to any tax relief under this act. तो कोई भी एग्जेम्पशन लेने के लिए इस जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इसके अंदर है, उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अगर कोई भी वायलेशन होती है, जो ट्रेजरर अगर उसको करता है तो उसको एग्जेम्पशन उसकी विड्रॉ हो जाती है। और इसके अंदर जो सेक्शन 29C के अंदर जो परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा फॉर्म नंबर 24A है। ये दोनों की दोनों चीजें 29C और परफॉर्मा जो फॉर्म 24A है, ये हमने बैकग्राउंड नोट सर्कुलेट किया है, आप लोगों के फोन में अभी तक के आ गया होगा, उसमें दोनों की दोनों चीजें हैं। तो आप लोग अगर इस पे भी ध्यान देंगे तो वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। इसके अंदर जो मुख्य बहुत बेसिक चीजें मांगी गई हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बताए कि किससे उसको डोनेशन, नाम बताए कि किसने उसको डोनेशन दिया और उसका एड्रेस बताए कि किसने उसका डोनेशन दिया और अमाउंट बताए कितना डोनेशन दिया और ये बताए कि चेक में दिया, आरटीजीएस में दिया और 20,000 से ऊपर जिन लोगों ने डोनेशन दिया है उसका इसमें जिक्र करना होता है। और जो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और इलेक्शन कमीशन को जो पॉलिटिकल पार्टी देती है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो देती है इलेक्शन कमीशन उसको अपने वेबसाइट पे डालती है। हम लोगों ने पिछले 2 साल में इलेक्शन कमीशन ने जो वेबसाइट में डाला और जो 2017-18 जिसके ऊपर जिसके आधार पे हमारे 135 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट से छीन करके ले गए, हमने वो दोनों सिर्फ एनालिसिस करी। तो ये इस प्रकार से जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हर पॉलिटिकल पार्टी का मिलेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी का। और जो हमारे सिर्फ 14 लाख
की वायलेशन के ऊपर 135 करोड़ रुपए 2017-18 के अंदर बीजेपी की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे से छीने। मैं बताना चाहता हूं कि 2017-18 के अंदर बीजेपी ने 1297 लोगों के डोनेशन जिन्होंने दिए हैं, उनका कोई एड्रेस, उनका कोई पता नहीं दिया, सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया, उसका कोई पता नहीं दिया। पता इसके अंदर नाम और पता दोनों देना है। और कुल कितनी राशि? 42 करोड़ रुपए की राशि। 42 करोड़ के लोग की राशि के बारे में कोई अता पता नहीं है कि वो आदमी जो है कहां रहता है, क्या पाकिस्तान में रहता है, क्या किस जगह पे हमारे देश में रहता है, उसका एड्रेस क्या है। और ये क्लियर वायलेशन है। इनकम टैक्स ने ये 42 करोड़ की वायलेशन पे तो आंख पे पट्टी लगा ली और मात्र 14 लाख रुपए के हमारे केवल 23 लोगों ने, जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हमारे एमएलए थे, केवल 23 लोगों ने जो पैसे हमारे कैश में डिपॉजिट कराए। बाद में हमने उनके नाम, सब पैन नंबर सब उनका बताया। उसके बेसिस के ऊपर हमारे 135 करोड़ छीन करके ले गए। लेकिन जो 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपीस जो बीजेपी ने, जिसका पता भी नहीं बताया, उनके बारे में एकदम चुप बैठे हुए, कुछ भी नहीं किया। 1297 लोगों का पता नहीं बताया। 1297 और 92 लोगों के तो नाम भी नहीं है। डोनर्स की लिस्ट है और 92 लोगों का नाम और पता, नाम ही नहीं है कि ये 92 लोगों का नाम कौन सा है। अजय माकन है, जयराम रमेश है, अजय कुमार है, वो नाम भी नहीं उन्होंने उसके अंदर लिखा। 92 लोगों का। आपने सुना अजय माकन ने कैसे विधिवत तरीके से पूरी प्रक्रिया आपको बताई कि एक ही मामले में, एक ही तरह के मामले में कैसे दोहरा रवैया आयकर विभाग अपना रहा है। बीजेपी को 42 करोड़ के एक मामले में चंदादाताओं के नाम बताने थे, उनके पते बताने थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी ने 42 करोड़ की रकम देने वाले 1297 लोगों का पता नहीं बताया, 92 लोगों के नाम तक नहीं बताए हैं। यह रकम उनको 2017-18 के दौरान मिली थी। दूसरी तरफ कांग्रेस को 14 लाख रुपए की रकम जो उनके सांसदों की ओर से दी गई थी, इस पर 135 करोड़ रुपए उनके खाते से जब्त कर लिए गए हैं, जबकि बीजेपी के खिलाफ कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। आज कांग्रेस को 1823 करोड़ का जो यह नोटिस मिला है, यह एक प्रकार से लोकतंत्र पर फिर से शिकंजा करने की कोशिश है। लोकतंत्र को एक ऐसे पहरे में कैद कर देने की बात है जहां नाम तो लोकतंत्र का है, लेकिन तानाशाही ही तानाशाही है। जरा सोच करके देखिए कि क्या यह चुनाव बीजेपी खुद से नहीं लड़ रही है। आपको राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में ऐसे नेता बड़ी संख्या में मिल रहे हैं जो कांग्रेस से किन्हीं ना किन्हीं आरोपों के चलते बीजेपी में शामिल हुए हैं, अपनी जांच से बचने के लिए, अपने ऊपर झूठे मुकदमों से बचने के लिए। आपको महाराष्ट्र से एक नेता का नाम और याद रखना चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, जिनके बारे में प्रधानमंत्री लगातार टिप्पणी करते रहे और तब तक टिप्पणी करते रहे जब तक वो अंततः बीजेपी में शामिल नहीं हो गए। अशोक चौहान का नाम कितने घोटालों में लिया गया, बताया गया कि लिप्त हैं। आखिर जब वह इतने घोटालों में लिप्त थे तो प्रधानमंत्री कैसे यह रवैया अपना सकते हैं कि एक तरफ सभाओं में भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी एक एक करके बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं और वॉशिंग पाउडर में धुलकर एकदम स्वच्छ होते जा रहे हैं, बीजेपी संस्कारी पार्टी का हिस्सा होते जा रहे हैं, आरएसएस के संस्कारों में रंगते जा रहे हैं। अब चलते चलते गोदी मीडिया की एक खबर। गोदी मीडिया सरकार से कितना डरा हुआ है कि एक एक खबर पर उनको सोचना पड़ता है कि कहीं इस खबर से सरकार नाराज ना हो जाए। यह ट्वीट देखिए, यह एबीपी न्यूज ने ट्वीट किया था जिसमें बताया गया था कि कैसे जब से चुनावी चंदे का पूरा खेल सामने आया है,
बीजेपी को मिले चंदे पर अभी तक स्पष्ट रूप से कोई सफाई बीजेपी नहीं दे पाई है कि कैसे उसको इतना चंदा मिला और कैसे ईडी और चंदे में सीधा रिश्ता है। तो उसके बाद चुनाव का माहौल बदल रहा है, पीएम मोदी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह सब इस खबर में लिखा था, लेकिन जैसे ही यह खबर प्रकाशित होती है कुछ देर बाद एबीपी न्यूज को इस खबर को डिलीट करना पड़ता है। गोदी मीडिया की हिम्मत का एक प्रमाण देखिए। और इस प्रमाण के साथ एक बात और समझनी चाहिए कि मीडिया में अभी बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो हिम्मत रखते हैं काम करने की, जो खबरों को सामने लाना चाहते हैं, लेकिन यह गोदी मीडिया और उनके प्रबंधक सरकार से इस तरह कदम ताल हैं कि सरकार की नाराजगी से हमेशा 24 घंटे कांपते रहते हैं। लोकतंत्र, संविधान, नागरिक, इन सभी सवालों पर हमसे जुड़ें, हमारी बातचीत को जनता तक पहुंचाएं और चुनाव के बीच अपने विवेक को जागृत रखें। वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन अपने विवेक का टेंडर दूसरों को मत दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।